हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हमारा है तूफानी रिवीजन एपिसोड 2। एपिसोड 1 में हमने आधा यूनिट खत्म कर दिया था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिट नंबर 1 का। यस दोस्तों, यूनिट नंबर 1 अकेले 30 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से 15 मार्क्स हमने पिछले दिन खत्म कर दिया 20 मिनट में, सिर्फ 20 मिनट में हमने 15 मार्क्स खत्म कर दिया। और आज रिमेनिंग 15 मार्क्स हम लोग खत्म करके ईडी का यूनिट नंबर 1 सिर्फ 40 मिनट में खत्म करेंगे। जहां पे लोग 3-3 घंटे 4-4 घंटे का मैराथन ले रहे हैं, वहां पे हम लोग 40 मिनट में ईडी का यूनिट नंबर 1 खत्म कर देंगे दोस्त। यस, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों ध्यान दीजिए, ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय एंटरप्रेन्योर टू ब्रिंग ए बिजनेस यूनिट इनटू एग्जिस्टेंस आर कलेक्टिवली नोन एज एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि सारे के सारे जो एक्टिविटी किए टू ब्रिंग ए बिजनेस यूनिट, एक बिजनेस को बनाने के लिए जितना भी आपने एक्टिविटी किया, जितना भी आपने काम किया एक बिजनेस यूनिट को बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। सिंपल सा बात है, एक एंटरप्रेन्योर एक अपना बिजनेस बनाने के लिए जितना सारा काम किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग आइडिया इनटू कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज। यानी एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है कि एक आइडिया को एक कमर्शियल अपॉर्चुनिटी में बदल लो। क्या आपको पता था कि आपके हाथ में एक फोन होगा, उस फोन में एक एप्लीकेशन होगा, उस एप्लीकेशन में जाने के बाद आपके घर के सामने टैक्सी खड़ी रहेगी? यस, उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो, ये सब क्या है? ये सब दोस्तों एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योर लोग इतना मेहनत किया है, इतना एक्टिविटीज किया है, इसी वजह से आपको ये एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिल रहा है। इसका फायदा मिल रहा है, किसको मिल रहा है? सिर्फ एंटरप्रेन्योर को नहीं, सोसाइटी को भी मिल रहा है भाई। ओके, इन शॉर्ट एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक प्रोसेस है बिजनेस क्रिएट करना, वो एक प्रोसेस है बिजनेस क्रिएट करना। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन? क्या आप लिख पाओगे एंटरप्रेन्योरशिप का डेफिनेशन? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है मीनिंग, गलत लिखा हुआ है, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर है ये। ठीक है, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर है। तो एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं भाई? एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? देखिए, द एंटरप्रेन्योर इज डिफाइंड एज समवन हु हैज एबिलिटी एंड डिजायर टू एस्टैब्लिश, एडमिनिस्टर, सक्सीड इन ए स्टार्टअप वेंचर। तो एंटरप्रेन्योर वो है जिसके पास एबिलिटी है, जिसके पास डिजायर है, जिसके पास करने की इच्छा है कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं सक्सेसफुल बनाऊंगा, मैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना के रहूंगा। जैसे मेरा टारगेट है कि ये यूट्यूब को मिलियंस में पहुंचाना है, मिलियंस में। तो एक एंटरप्रेन्योर ऐसा ही होना चाहिए जिसके पास एबिलिटी हो, डिजायर हो, लेजीनेस ना हो भाई, लेजीनेस ना हो। लेजी अगर बनोगे तब कुछ नहीं होगा। along with the risk entitled to it to make profit। यानी कि सिंपल सा बात है, एंटरप्रेन्योर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? पैसा कमाना भाई, पैसा कमाना। सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, सबका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर। अगर एक नया वेंचर, एक नया बिजनेस आप खोल रहे हो, तो बिजनेस क्यों खोल रहे हो भाई? दान दक्षिणा करने के लिए क्या? नहीं, पैसा कमाने के लिए। हर एक चीज में पैसा आता है। एक एंटरप्रेन्योर भी बिजनेस इसीलिए खोलता है ताकि वो पैसा कमा सके। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन नोन एज अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज और इनोवेशंस। तो एंटरप्रेन्योर को सोर्स ऑफ न्यू आइडिया भी बोला जाता है, इनोवेटर्स भी बोला जाता है, बिकॉज वो कुछ नया लाता है। वो घिसा पिटा तरीका से बिजनेस नहीं करता है, वो घिसा पिटा तरीका से बिजनेस नहीं करता है। उसको न्यू सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज भी बोला जाता है, इनोवेटर्स भी बोला जाता है। समझ गए आप लोग? तो एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन लिख दोगे 2 मार्क्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर वर्सेस इंटरप्रेन्योर। मतलब कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और इंटरप्रेन्योर क्या होता है। आइए इसका डिफरेंस, आइए डिफरेंस। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का मतलब यह है कि जो एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करेगा और नया बिजनेस में कमाल करके दिखाएगा। इंटरप्रेन्योर मतलब यह है कि तुम्हारे पापा चचा का बिजनेस है, उसमें तुम जाओगे और उसमें तुम अगर इनोवेशन करोगे ना, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। तुम्हारे पापा चचा का बिजनेस है, उसमें जाके अगर तुम इनोवेट करोगे, यानी एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर तुम जाके कुछ नया करोगे, तो उसको बोलेंगे इंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर तो बोलते हैं भाई एकदम नया स्टार्ट किया, एकदम नया है। तो एंटरप्रेन्योर refers to a person who set up his own business with a new idea and new concept। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो न्यू आइडिया और न्यू कंसेप्ट से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। एंटरप्रेन्योर मतलब refers to an employee of the organizations। एक एम्प्लॉय हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हो सकता है जो कि इनोवेट करना चाह रहा है, जो कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को इनोवेट करना चाह रहा है। सुनो, न्यू बिजनेस को इनोवेट करना है एंटरप्रेन्योर, एग्जिस्टिंग बिजनेस को मतलब कि इनोवेट करना है इंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसके बाद देखो अप्रोच। इसका अप्रोच कैसे रहता है? इसका अप्रोच रहता है इंट्यूसिव, इसका रहता है रेट्रोस्पेक्टिव। इसके बाद रिसोर्सेस, यूजेस ओन रिसोर्सेस, यूजेस रिसोर्सेस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। मतलब इनोवेशन करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर अपना रिसोर्सेस यूज करता है, अपना पॉकेट का पैसा यूज करता है, अपना रिसोर्सेस यूज करता है एंटरप्रेन्योर। लेकिन इंटरप्रेन्योर को क्या दिक्कत है भाई? पापा चाचा का तो पैसा पड़ा हुआ है ना, बिजनेस तो है ही, वो बिजनेस का पूरा कंपनी का पैसा यूज करता है। ठीक है, पूरा का पूरा कंपनी का पैसा यूज करता है। मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय चाहता है कि एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा इनोवेट करे, इसको आप क्या बोलोगे? इंटरप्रेन्योर। तो उसके लिए वो पैसा किसका यूज करेगा? कंपनी का। वो खुद का मतलब कि जेब से देगा क्या? नहीं ना। तो यहां पे देखो कैपिटल, इसके बाद देखो कैपिटल कौन रेस करता है? कैपिटल रेस्ड बाय हिम। एंटरप्रेन्योर के केस में एंटरप्रेन्योर ही कैपिटल रेस करता है, लेकिन यहां पे कंपनी देता है उसको। मतलब कि एंटरप्राइज ये न्यूली एस्टैब्लिश्ड, ये एग्जिस्टिंग वन। तो सिंपल सा बात समझ जाओ, एंटरप्रेन्योर मतलब जो अपने से नया बिजनेस क्रिएट करेगा, सारा का सारा खर्चा खुद ही उठाएगा, सारा का सारा खर्चा
खुद ही उठाएगा, किसी पे भी वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा, हर काम उसको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे अगर तुम एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो ना, सब A to Z काम तुमको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर तुम इंट्राप्रेन्योर बनना चाहते हो ना, बस पापा का बिजनेस को थोड़ा सा सुधार दो, बस इंट्राप्रेन्योर बन जाओगे। एग्जिस्टिंग बिजनेस में इनोवेट करोगे, इंट्राप्रेन्योर। न्यू बिजनेस में इनोवेट करोगे, एंटरप्रेन्योर। समझ गए? समझ गए शायद। चलो, यहाँ पे रिस्क कौन लेता है? एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क कौन लेता है? सिर्फ एंटरप्रेन्योर लेता है। और इंटरप्रेन्योर में रिस्क कौन लेता है? पूरा का पूरा कंपनी रिस्क लेता है, पूरा का पूरा कंपनी रिस्क लेता है। इसके बाद पढ़ेंगे इनोवेशन। इनोवेशन मतलब कुछ नया लाना। इनोवेशन इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज। यानी कि अगर मैं कुछ दिमाग से नया सोचा और उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तो उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे इनोवेशन। इनोवेशन, तो इनोवेशन इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज एट द इंडिविजुअल ग्रुप। अगर मैं कुछ न्यू आइडिया ला रहा हूं, दिमाग से मेरा कुछ न्यू आइडिया निकल रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा दोस्त? इनोवेशन। ठीक है, कितना बार बोलूं? अब देखिए टाइप्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का बहुत सारा टाइप रहता है। सबसे पहले इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब एक नया चीज में इन्वेंट कर दिया, एक नया पेन में इन्वेंट कर दिया। ये पेन डिजिटल पेन है, इसको क्या बोलोगे? इन्वेंशन। इन्वेंशन डिस्क्राइब्ड एज द क्रिएशन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज, प्रोसेस। कुछ एक नया क्रिएट कर दिया, उसको क्या बोलोगे? इन्वेंशन। इसके बाद एक्सटेंशन। इतना एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है? इतना एग्जाम में नहीं लिखना है, थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना है। जस्ट आपको रिवीजन करने के लिए, रिवीजन पर्पस के लिए आपको समझा रहा हूं, इसीलिए छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे हैं। इसके बाद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब ये एक प्रोडक्ट है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड और करना चाहता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपांड करना चाहता हूं, कुछ और फीचर्स लगाना चाहता हूं इस पे। मोबाइल फोन्स पड़ा हुआ है, मोबाइल फोन्स में मैं और कुछ फीचर्स देना चाहता हूं, तो उसको क्या बोलोगे? एक्सटेंशन। क्या बोलोगे? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन। इसके बाद डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब क्या है? डुप्लीकेशन मतलब कॉपी करना। डुप्लीकेशन मतलब कॉपी करना। डुप्लीकेशन मतलब कॉपी करना। मान लो ये तुम्हारे दोस्त का आंसर शीट है, मान लो ये तुम्हारा आंसर शीट है, इसका तुमने कॉपी कर दिया और थोड़ा बहुत वर्ड चेंज करके अपना बना दिया, थोड़ा बहुत वर्ड चेंज करके अपना बना दिया। इसको क्या बोलते हो? डुप्लीकेशन। कॉपिंग ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड देन एडिंग ओन क्रिएटिव टच। इसके बाद अपना क्रिएटिव टच लगा दिया, हैंड राइटिंग चेंज कर दिया, या तो वर्ड्स चेंज कर दिया, या तो कुछ वर्ड ऐड कर दिया। इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 20 मिनट में कंप्लीट करना है ना, इसीलिए जल्दी रिवाइज करवा रहा हूं। सिंथेसिस, ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इनटू न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज। मतलब सिंथेसिस मतलब क्या? सिंथेसिस मतलब क्या? इसको और इसको मैच करके एक न्यू प्रोडक्ट बना दूंगा। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैच करके एक न्यू प्रोडक्ट बना दूंगा, नया प्रोडक्ट बना दूंगा। सिंपल सा बात है। कॉम्बिनेशन है, मान लो ये है प्रोडक्ट, ये है दूसरा प्रोडक्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक तीसरा प्रोडक्ट बना दूंगा। इसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस। आ जाओ, इनोवेशन प्रोसेस है। इनोवेशन प्रोसेस में क्या क्या काम लगता है? इनोवेशन कैसे कर सकते हो आप? सबसे पहले एनालिटिकल प्लानिंग करना पड़ेगा आप लोगों को, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसा डिजाइन होना चाहिए, क्या फीचर रहना चाहिए। इसके बाद रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। रिसोर्स आप लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। रिसोर्स, क्या क्या रिसोर्स लगेगा? अगर मैं पेन बनाने वाला हूं तो इसके लिए क्या क्या रिसोर्स लगेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा ना, मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा ना, सिंपल सा बात है। इसके बाद उसको इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंटेशन मतलब काम चालू करोगे, काम चालू करोगे। इसके बाद उसका कमर्शियल एप्लीकेशन चालू होगा। अगर जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद क्या गोडाउन में रख दोगे? क्या नहीं ना, बेचोगे ना। इसको बोलते हैं कमर्शियल एप्लीकेशन। तो ये है इनोवेशन प्रोसेस है, ये है इनोवेशन प्रोसेस। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे रिस्क इन्वॉल्व विद द एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंशियल रिस्क। यानी कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व रहता है एंटरप्रेन्योर्स के साथ, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व रहता है। देखिए ये अलग अलग करके, सॉरी थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। रिस्क रहता है सबसे पहले पर्सनल रिस्क। रिस्क रहता है, सबसे पहला रिस्क रहता है पर्सनल रिस्क। स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर। अगर मैं खुद एक न्यू वेंचर स्टार्ट करने वाला हूं, तो मेरा एनर्जी, टाइम सब कुछ जाने वाला है इसमें। मैं कितना ज्यादा सैक्रिफाइस करने वाला हूं, तो इस वजह से मेरा फैमिली और सोशल लाइफ तो वेस्ट हो जाएगा ना। मैं अपने फैमिली को टाइम दे पाऊंगा क्या? नहीं ना। मैं अपने फैमिली को टाइम दे पाऊंगा? नहीं ना, बिल्कुल ना। तो मैं अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, अगर मैं कुछ स्टार्ट करने वाला हूं, तो एनर्जी और टाइम तो वहां पे वेस्ट होगा, तो मैं अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगा उस केस में। तो ये होता है पर्सनल रिस्क। इसके बाद करियर रिस्क। क्या पता अगर मैं सक्सेसफुल करियर ना बना पाऊं, क्या पता मैं अगर मेरा बिजनेस अगर ना चले, तो ये एक रिस्क है। इसको हम लोग बोलते हैं करियर रिस्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करियर रिस्क। इसके बाद देखिए ये होता है साइकोलॉजिकल रिस्क। ये होता है साइकोलॉजिकल रिस्क। साइकोलॉजिकल रिस्क इज द मेंटल एजेंसीज दैट द एंटरप्रेन्योर्स बियर्स व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग एंड रनिंग ए बिजनेस। मतलब देखो भाई, अगर एक बिजनेस तुम स्टार्ट करोगे ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, इतना ज्यादा दिमाग में तनाव आएगा, इतना ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएगा ना। और अगर तुम एक बार फेल हो गए, तो वापस से बाउंस बैक करने की सोच शक्ति, मोटिवेशन, इतना ज्यादा ये रिस्क है। ये साइकोलॉजिकल रिस्क बोलते हैं इसको। ठीक है, कभी कभी तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं बिजनेस के चक्कर में। समझ में आ गया? इसके बाद देखो क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से इसको इलैबोरेट करना है, इसको भाई इलैबोरेट करना है। मैंने तो जस्ट शॉर्ट में लिख दिया, आपको बना बना के लिखना है। सबसे पहले देखो, विलिंग टू मेक सैक्रिफाइसेस एंड अज्यूम रिस्क। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा रिस्क लेना चाहिए, हमेशा सैक्रिफाइस करना चाहिए, और हमेशा ये सोचना चाहिए कि रिस्क तो होगा ही, रिस्क है तो इश्क है। अगर ये थॉट है, फिर ही तुम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनोगे, वरना नहीं। इसके बाद हार्डवर्क तो बहुत ज्यादा मेहनत तो लगी ही लगेगी। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तब कुछ नहीं कर रहे हो। इसके बाद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि जो भी रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो ना, वो रिसोर्सेस को आप बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हो। इसको बना बना के आपको लिखना है। ठीक है, तो जो भी रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो, उसको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। इसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए और लीडरशिप भी रहना चाहिए। ये सब सारा क्वालिटीज है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब देखो, मैं संजीवनी बूटी रिलीज किया था, संजीवनी बूटी भी रिलीज किया था, और उसके साथ साथ मैं सॉल्यूशंस भी रिलीज किया था। वो सॉल्यूशंस और संजीवनी बूटी दोनों ही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है,
इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज, टू डिस्कवर न्यू आइडियाज। मतलब क्रिएटिविटी मतलब मैं अपने दिमाग से कितना अच्छा आइडिया निकाल पा रहा हूँ, कितना अच्छा आइडिया मैं निकाल पा रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? क्रिएटिविटी। इसके बाद इनोवेशन। इनोवेशन मतलब ये जो आइडिया है इसको मैं इंप्लीमेंट कैसे कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वही आइडिया को अगर आप इंप्लीमेंट कर दो और कमर्शियल यूज के लिए लगा दो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। वही आइडिया को अगर आप बिजनेस बना दो तो इसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योर्स कौन है? जो वो आइडिया को सोचता है, जो आइडिया को सोचता है। और क्रिएटिविटी मतलब थिंकिंग न्यू आइडियाज, इनोवेशन मतलब डूइंग न्यू थिंग्स। ठीक है, शॉर्ट में सब कुछ। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली बिजनेस क्या होता है? फैमिली बिजनेस आप लोग का भी होगा, पापा चाचा का बिजनेस। तो फैमिली बिजनेस इज ए कॉर्पोरेशन दैट इज एंटायरली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ सिंगल फैमिली। दादा चाचा पापा ये सब जो ओन करते हैं ये सब क्या है? फैमिली बिजनेस। ये सब क्या है? फैमिली बिजनेस। इसके बाद देखिए फीचर्स ऑफ फैमिली बिजनेस पढ़ेंगे। फैमिली बिजनेस इज आइडियल इन नेचर एज दे आर लॉयल टू द प्रिंसिपल ऑफ द फाउंडर। मतलब फैमिली बिजनेस में जो आपके दादाजी के या जो आपके परदादा जी के मतलब कि प्रिंसिपल होंगे उसी को फॉलो किया जाता होगा, उसी को आपके पापा चाचा सब कोई फॉलो करता होगा। सिंपल सा बात है, फैमिली बिजनेस एकदम आइडियल है अपने नेचर में। सक्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजंस। मतलब हर एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन आता है जो उस फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करता है। ऐसा ही होता है ना, दादाजी जैसे कि मर गए, इसके बाद पापा आए, इसके बाद पापा भी गए, इसके बाद आप आओगे, इसके बाद आप भी गए, इसके बाद आपके बच्चे आएंगे। ऐसे ही तो चलता है भाई, यही तो चलता है। ऐसे इमोशनल मत होना, अरे ये क्या बोल रहे हैं सर, ऐसे ही चलता है, सबके साथ ऐसे ही होगा। इसके बाद देखो, फैमिली बिजनेस कंप्राइजेस ऑफ फैमिली मेंबर्स इन द बिजनेस ऑपरेशंस। तो फैमिली बिजनेस में सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। फैमिली बिजनेस में सिर्फ फैमिली मेंबर ही रहेगा। सिंगल माइंडेड डेडिकेशन ऑफ द फैमिली बिजनेस इंश्योर सर्वाइवल ऑफ द फैमिली बिजनेस थ्रू टफेस्ट टाइम्स। मतलब सिंगल माइंडेड डेडिकेशन रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मतलब एक जन बोल रहा है हमको एक्टिंग करना है, एक जन बोल रहा है हमको डांसिंग करना है, एक जन बोल रहा है टिकटॉक बनाना है। ऐसा नहीं, सबको बिजनेस ही करना है। इसीलिए तो सब बोलते हैं ना बिजनेस करो। ये मतलब कि 12th या कॉलेज करके ही लोग बिजनेस करने लगते हैं। सिंपल सी बात है, अपना फैमिली बिजनेस संभालना पड़ता है। फैमिली बिजनेस में भी कंप्राइज्ड ऑफ वन और मोर फैमिली इन बिजनेस ऑपरेशंस। फैमिली बिजनेस में एक या दो तीन चार पांच सारे के सारे फैमिली जुड़ जाते हैं, क्योंकि चाचा पापा मामा सब जितने भी जन रहते हैं उतने जन यहाँ पे फैमिली बिजनेस करते हैं। सिंपल सी बात है। मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैव द लीगल कंट्रोल। मेंबर्स ऑफ द फैमिली जो रहेगा उसको लीगल कंट्रोल रहेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं पढ़ा रहे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वही तो है, वही चीज तो है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को बढ़ा चढ़ा के लिखना है। मैं अभी भी बोल रहा हूं भाई, बड़ा बड़ा करके लिखना है। ऐसा नहीं कि छोटा छोटा करके लिखना। मैं समझा रहा हूं, समझने के लिए छोटा यूज करो, लेकिन लिखने के लिए बड़ा बड़ा करके यूज करो। लव लेटर लिखना आता है तुमको? लव लेटर वही बड़ा बड़ा करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स इन फैमिली बिजनेस। फैमिली में झगड़े क्यों होते हैं भाया? फैमिली में झगड़े क्यों होते हैं भाया? सबसे पहले देखो, डायरेक्शन फॉर द बिजनेस। तो लोगों को पता नहीं रहता है कि हमको कहां जाना है। जैसे कि मान लो कि पापा सोच रहे हैं कि हमको इस तरह से बिजनेस करना है, अब चाचा सोच रहे हैं हमको इस तरह से बिजनेस करना है। मतलब किसी को डायरेक्शन ही नहीं पता है, किसी को डायरेक्शन ही नहीं पता है। तो ये एक मेजर कॉज है कि कंफ्लिक्ट होता है। इसके बाद डिसीजन मेकिंग। अब कौन क्या डिसीजन लेगा, सब अगर अपना अपना मतलब कि डिसीजन लेना मतलब कि जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे फैमिली बिजनेस में कंफ्लिक्ट हो जाएगा। सब अगर अपना अपना डिसीजन लेंगे, तुम अपना डिसीजन ले रहे हो, तुम्हारा भाई अपना डिसीजन ले रहा है, तुम्हारा पापा अपना डिसीजन ले रहा है, तुम्हारा चाचा अपना डिसीजन ले रहा है, फिर तो भाई कंफ्लिक्ट होगा ही होगा, है ना। इसके बाद देखो, रोल्स एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर क्लैरिटी नहीं रहेगा ना भाई, कौन क्या काम करेगा, पापा क्या काम करेंगे, चाचा क्या काम करेंगे, उनके बड़े भाई क्या काम करेंगे, तुम क्या काम करोगे, तुम्हारे भाई क्या काम करेंगे, तब तो होगा ही भाई। तुम्हारे कजन ब्रदर क्या काम करेंगे। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी फैमिली बिजनेस फेल होती है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी फैमिली बिजनेस फेल होती है कि किसको क्या रोल निभाना है, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको पता ही नहीं है। अगर पता भी है तो फिर भी लेजीनेस दिखाएंगे, आलसपन दिखाएंगे, टिकटॉक बनाएंगे, फिर तो होगा ही। इसके बाद देखो, इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है कंपनसेशन, रेम्युनरेशन और रिवॉर्ड्स आर अमंग मोस्ट फ्रीक्वेंट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि पैसा मासंगा, पैसा मासंगा, पैसे के लिए तो झगड़े हैं भाई। उसको तो मिल रहा है 50,000, हमको 40,000 क्यों मिल रहा है। उसको तो हर महीने का सैलरी मिलता है 50,000, हमको 40,000 क्यों मिल रहा है। हम भी तो फैमिली का मेंबर है ना। यही तो है, सिंपल सा बात है। ये एक रीजन है जिससे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिससे झगड़े होते हैं फैमिली में, जिससे झगड़े होते हैं फैमिली में। इसके बाद क्या? इसके बाद ओनरशिप। तो फैमिली ओनरशिप ऑफ ए बिजनेस is major responsibility. The actual ownership of the stake and the terms of the transfer of the next generation needed to be clearly documented. मतलब कि अब किसको ओनरशिप जाएगा ये क्लियरली डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, कि इस राजगद्दी का ओनर कौन बनेगा। अभी सिंपल सा बात है, मान लो कि दादाजी हैं, अब दादाजी वसीयत बना के नहीं गए और वो चले गए, अब पापा और चाचा के बीच में तो झगड़ा होगा ही होगा, जिससे मुकेश अंबानी अनिल अंबानी के बीच में हुआ था, है ना। झगड़ा होगा ही होगा कि कौन क्या लेगा, समझ में ही नहीं आ रहा है कौन क्या लेगा, किसका क्या होगा, इसको बोलते हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉन एम्प्लॉय शेयर होल्डर्स। जो लोग मान लो कि फैमिली मेंबर्स नहीं है, जो लोग एम्प्लॉइज हैं, उनको भी शेयर्स मिल गया, फिर तो फैमिली मेंबर्स लोग गुस्सा होगा ना। इसके बाद पर्सनालिटी डिफरेंस, हर इंसान का अलग अलग पर्सनालिटी रहता है। फैमिली में भी हर इंसान का अलग अलग पर्सनालिटी रहता है। कोई एकदम गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई मोटा होगा, कोई ये होगा। हर इंसान का सोचने की शक्ति अलग अलग रहेगी, इस वजह से भी झगड़ा होगा। इसके बाद अकाउंटेबिलिटी, अगर अकाउंटेबिलिटी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो ना, अगर आप हिसाब किताब मेंटेन नहीं कर पा रहे हो बिजनेस का, तो फैमिली बिजनेस में झगड़ो तो होगो भाइयों, झगड़ो तो होगो। इसके बाद देखो सक्सेशन माने कि सक्सेशन क्या है?
क्लियर एंड म्यूचुअली एग्रीड डिसीजन रिगार्डिंग द सक्सेशन इज इंपॉर्टेंट टू सेव फैमिली, मतलब कि सक्सेशन यानी कि फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कौन करेगा, अब आगे की कौन पीढ़ी बैठेगा फैमिली बिजनेस की गद्दी पे, वो टाइम पे भी तो झगड़ा होता ही है। ठीक है, इसके बाद सिबलिंग राइवलरी, महाभारत, तुम्हारे चाचा के जो लड़के हैं ना, उन लोग से अगर मान लो राइवलरी छिड़ जाए कि नहीं नहीं बिजनेस तो मेरा है भाई, वो बोले नहीं नहीं बिजनेस तो मेरा है, मेरे पापा ने ज्यादा खटा है, तुम बोलोगे मेरा पापा ने ज्यादा खटा है, तो ये क्या होता है, सिबलिंग्स राइवलरी, इस वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स काफी है, 10 पॉइंट काफी है इसका। इसके बाद देखो रेजोल्यूशन क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले ट्रीटिंग द कंपनी एज ए कंपनी एंड फैमिली एज ए फैमिली। फैमिली जब भी तुम घर जाओ, घर जाते वक्त हम साथ साथ बन जाना, और कंपनी को कंपनी की तरह ट्रीट करो यार, कंपनी को कंपनी की तरह ट्रीट करो, फैमिली को फैमिली की तरह ट्रीट करना। ठीक है, फैमिली वैसे ही रहना चाहिए, फैमिली में कोई दरार नहीं आनी चाहिए। इसके बाद एस्टैब्लिशिंग कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ये हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। आपको अगर नींद विंद आ रहा होगा तो ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट को कैसे करके रिजॉल्व कर सकते हैं, झगड़े को कैसे करके मिटा सकते हैं, रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो एस्टैब्लिशिंग कन्फ्लिक्ट मतलब कि रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मतलब हम लोगों को सुधारने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म बनाना चाहिए, हम लोगों को एक ये बनाना चाहिए कि कैसे हम लोग ये झगड़े को सुधार सकते हैं, कैसे हम लोग ये झगड़े को हटा सकते हैं। अगर मान लो पापा और चाचा दादाजी से डरते हैं तो हमेशा दादाजी को बिठाया करो, बीच में दादाजी को बिठाया करो, दादाजी देखो यार पापा और चाचा झगड़ रहे हैं, बस दादाजी पटाख पटाख करके सब कुछ ये कर देंगे, सब सॉल्व कर देंगे ना भाई। सब अपने पापा से डरते हैं, सिंपल सा बात है। इसके बाद देखो हैव स्ट्रक्चर इन प्लेस, तो यहाँ पे ड्यू टू वैरायटी ऑफ सेंसिटिव इश्यूज गवर्नेंस इंप्लीकेशंस दैट अराइज इन द फैमिली बिजनेस, इट इज हाईली मतलब कि रिकमेंडेड टू हैव गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो हर चीज के लिए एक गवर्नेंस और मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रहना चाहिए, हर चीज एकदम डिसिप्लिन्ड चीज में रहना चाहिए। हर मान लो कि एक फैमिली ऑफिस रहना चाहिए, हर मेंबर्स के लिए अपना अपना केबिन रहना चाहिए। ये सब चीज अगर रहेगा ना, ये सब चीज अगर रहेगा ना, हर प्लेस पे हर चीज अगर सिस्टमेटिकली रहेगा ना, तो कभी झगड़े नहीं होंगे भाई, कभी झगड़े नहीं होंगे। इसके बाद देखो established share families values goals and objectives, मतलब कि फैमिली का जो वैल्यू है, गोल्स है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। वो फैमिली को सबसे पहले ही बता देना चाहिए, देखो भाई हमारा ये वैल्यू है, हमारा ये गोल है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, तुम लोग झगड़ा मत करना, तुम लोग इसी गोल्स पे काम करना, सबका काम यही है कि ये गोल्स को अचीव करना, ये वैल्यूज पर टिके रहना, ये ऑब्जेक्टिव्स पर टिके रहना। इसके बाद अर्ली एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, जितना ज्यादा अर्ली हो सके उतना ज्यादा अर्ली हम लोग कम्युनिकेट करें। बहुत जन क्या करता है, एकदम मन में दबा के रखता है और 10 साल बाद बोलता है। बहुत फैमिली मेंबर तो ऐसे होता है जो मन में दबा के रखता है और एकदम पीछे से बुराई करता है, पीछे से बुराई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्ली एंड फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके बाद सीकिंग द हेल्प ऑफ मीडिएटर्स, मीडिएटर का हेल्प लेना चाहिए। मीडिएटर मतलब कौन, मान लो कि पापा दादाजी बैठे हुए हैं, बीच में मान लो कि दादी जी है या तो दादाजी है, ये सब मीडिएटर है। या तो आस पड़ोस के लोग जिसको तुम बहुत अच्छे समझते हो, जिसको तुम बहुत बड़े समझते हो, उन लोग से थोड़ा सा हेल्प लो, एक्सपर्ट से थोड़ा सा हेल्प लो, क्या करना चाहिए, कैसे झगड़े को मिटाए। ठीक है, तो हो गया। और ये सब जो है कंटेम्प्रेरी रोल ऑफ फैमिली बिजनेस, ये सब रीडिंग पर्पस के लिए आप लोग रीडिंग कीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन आप लोग प्लीज रीडिंग कीजिएगा। 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, आगे ये सब रीडिंग कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या, रूरल एरियाज में देखते हो वुमेन लोग कितना काम करता है, मतलब कि बेकरी, डायरी या तो पोल्ट्री, सब कुछ तो वुमेन ही टेक ओवर करती है। जितना भी रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में भी वुमेन लोग बहुत काम करती है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एरियाज में स्पेयर पार्ट्स, एंसिलरी यूनिट, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। अर्बन एरियाज में तो टीचिंग, नर्सिंग एंड अदर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से बाहर भी बहुत कुछ काम कर रही है। जैसे कोलकाता में अगर देख लो, क्या काम नहीं कर रही है वुमेन, सारा का सारा काम तो कर रही है, सिंपल सा बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मेन एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वैसे वुमेन भी एंटरप्रेन्योर बन सकता है, बस उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती उतनी ज्यादा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अगर मिलेगी तो वो लोग मेन से ज्यादा बेहतर साबित होंगे, सिंपल सा बात है। ठीक है, चलो ये भी रीडिंग पर्पस के लिए है, ये भी रीडिंग पर्पस के लिए है। पूरा का पूरा चैप्टर खत्म किए हैं भाई, ऐसा मत बोलो, ये भी रीडिंग पर्पस के लिए है क्योंकि अनइंपॉर्टेंट है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सबसे पहला प्रॉब्लम शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। पैसा अगर नहीं रहेगा तो क्या वुमेन एंटरप्रेन्योर बनेंगे तू? ठीक है, तो हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल चाहिए। अगर किसी के पास इनएडिक्वेट फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल है तो वो लोग एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। सबसे पहला रीजन है शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। इसके बाद शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। प्रॉब्लम्स जो एंटरप्रेन्योर का तुमने देखा था वही वुमेन एंटरप्रेन्योर का भी तो प्रॉब्लम है। सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो कैसे करोगे। इसके बाद इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटीज। वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए ना मार्केटिंग करना आसान नहीं है, वो कैसे मार्केटिंग करेगी। तो उनके लिए मान लो कि मार्केटिंग करना आसान नहीं है, वो लोग कैसे मार्केटिंग करेगी, कहां जाके भटक के अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग करेगी, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बाद देखो कीन कंपटीशन, ऑलरेडी इतने ज्यादा एंटरप्रेन्योर लोग कंपटीशन में बैठे हुए हैं, इसमें वुमेन एक आएगी, वुमेन एक सर्वाइव करेगी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सीरियसली भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इसके बाद देखो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चे लगते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है कि सबको संभालना है, बच्चे, हस्बैंड सबको संभालना है उनको, तो वुमेन का बहुत ज्यादा दायित्व है।
इसके बाद ध्यान दो, इसके बाद लो मोबिलिटी। लो मोबिलिटी मतलब ऑफ कोर्स वुमेन लोग यहां से वहां तो नहीं जा सकती ना, सिंपल सा बात है। हम लोगों को अगर कोई यूएस भी भेज दे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए तो हम लोग आसानी से जा सकते हैं, लेकिन वुमेन लोग का इतना फ्रीडम है क्या? नहीं ना। वुमेन लोग एक सिटी से दूसरा सिटी मतलब कि चले जाए वही बड़ी बात है। वुमेन लोग एक सिटी से दूसरे सिटी चले जाए वही बड़ी बात है, इसलिए उनका लो मोबिलिटी है। इसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन उनका प्रॉपर नहीं हो पाता है। बहुत सारे कॉसेस की वजह से बहुत सारे वुमेन्स का एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इस वजह से ही होता है। इसीलिए नालायक को तुम लोगों को बोल रहा हूं, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बनो तुम लोग, ठीक है, चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो कोई भी। इसके बाद देखो लो कैपेसिटी टू बियर रिस्क। लो कैपेसिटी टू बियर रिस्क का मतलब यह है कि वुमेन का ना कैपेसिटी थोड़ा कम रहता है, मैन के कंपैरिजन में वुमेन का कैपेसिटी थोड़ा सा कम रहता है, बिकॉज उनके ऊपर बहुत ज्यादा फैमिली का बर्डन रहता है, फैमिली मेंबर्स का बर्डन रहता है और इतना सारा काम संभालना होता है ना, इसीलिए थोड़ा सा रिस्क वो कम लेना चाहती है, ठीक है। इसके बाद देखो सोशल एटीट्यूड्स। सोसाइटी तो उन लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। मेन लोग एकदम ईगो में चलता है कि हाँ बिजनेसमैन तो मैं नहीं बन सकता है, फीमेल लोग में तो सकती नहीं है। क्यों भाई, सब कोई बन सकता है। लो नीड ऑफ अचीवमेंट मतलब कभी कभी ना वुमेन लोग को खुद से ही नहीं चाहिए होता है, खुद ही नहीं चाहते कि हम बड़ा बने, हमारी शादी हो जाए, पापा हमारी शादी कर दे, उनको थोड़ा बहुत दहेज का पैसा दे दे, हम भी सेटल, वो भी सेटल। अरे क्या भाई, तुम खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो। अरे ये क्या है, चलो हो गया, ये खत्म कर दिए। इसके बाद रेमेडियल मेजर्स क्या है, जैसे कि प्रमोशनल हेल्प। बहुत लोगों को हेल्प करना चाहिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, जैसे कि अलग तरह का एक बैंक्स बनना चाहिए, इंडस्ट्रीज बनना चाहिए जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करे, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प प्रोवाइड करे। इसके बाद ट्रेनिंग, तो अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग इन द पर्टिकुलर इंडस्ट्री आर बीइंग आल्सो बी इंपार्टेड, मतलब कि ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करना चाहिए। Selection of machinery and technology, suitable assistance in the choice of appropriate machinery and equipment must be provided, मतलब appropriate machinery and equipment भी provide करना चाहिए ताकि वो सही से अपना प्रोडक्शन कर पाए। कौन? वुमेन सही से अपना प्रोडक्शन कर पाए। फाइनेंस भी मिलना चाहिए, जैसे बैंक वगैरह थोड़ा सा लोन्स दे दे तो काम चल जाएगा। जैसे बैंक वगैरह ना सिर्फ मेल को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, सोचते हैं कि वुमेन है क्या कर लेगी, नहीं भाई बहुत कुछ कर लेगी, तो बैंक वगैरह को भी कभी कभी फाइनेंस देना चाहिए। इसके बाद देखो मार्केटिंग असिस्टेंस का मतलब यह है कि प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग में हेल्प भी होना चाहिए और गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस चीज के बारे में, जिससे वो लोग मार्केटिंग भी कर पाए अपना पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, खत्म होने वाला है, चिंता मत करो, खत्म होने वाला है, मुझे पता है टाइम ज्यादा हो गया लेकिन खत्म होने वाला है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं को-पार्टनर्स कौन होते हैं? को-पार्टनर्स एंटरप्रेन्योर कपल होते हैं। मान लो कि पति पत्नी दोनों ही एक एंटरप्रेन्योर बन गए, या मान लो तुम और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड एंटरप्रेन्योर बन गए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? को-प्रेन्योर्स। इसके बाद एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? द पर्सन हु डज एंटरप्रेन्योर वर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इन एंटरप्रेन्योर्स। इसके बाद अल्ट्राप्रेन्योर्स कौन होते हैं? अल्ट्राप्रेन्योर्स इज समवन हु हैड एक्सीडेड देयर अंडरटेकिंग एंड entrepreneur but also has a profound efficient of the family, community, country और humanity। मतलब अल्ट्राप्रेन्योर ये है जो एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहते हैं लेकिन फैमिली, कम्युनिटी, कंट्री सबको देखना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहते हैं लेकिन फैमिली, कम्युनिटी, कंट्री, ह्यूमैनिटी सबके लिए वो काम करना चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्राप्रेन्योर। क्या बोलते हैं? अल्ट्राप्रेन्योर। तो दोस्तों हम लोग ने पूरा का पूरा ईडी यूनिट 1 खत्म कर दिया है। यस, खत्म कर दिया है बस 20 या 25 मिनट में। सॉरी दोस्तों 25 मिनट लग गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग खत्म कर दिए यूनिट नंबर 1 को। अब अगले दिन जरूर आना 10 बजे रात को। थैंक यू।